जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज टोंस नदी को। टोंस नदी के बारे में देखते हैं। टोंस नदी का जो उद्गम है मैहर ज़िले के कैमूर की पहाड़ी है। कैमूर की पहाड़ी में झुलोनी नामक स्थान से तमसा कुंड के नामक जलाशय से इसका उद्गम होता है। यह प्रश्न MPPSC 2024 में पूछा गया था कि टोंस नदी या तमस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है। तो यह नदी मैहर और सतना में बहती हुई रीवा जिले में प्रवेश करती है और उसके बाद में यह कैमूर पहाड़ी में बीचों बीच सकरी घाटी में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यह गंगा नदी में प्रयागराज के पास विलीन हो जाती है या समाहित हो जाती है। यदि हम इसके अन्य नामों की बात करें तो पुराणों में इस टोंस नदी को तमसा नाम दिया गया था। तमसा नाम से यह विख्यात है। अगर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में तो बीहड़, बेलन और महाना मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियाँ हैं। यदि हम इसके रोड मैप की बात करते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि मुख्य रूप से इस प्रकार से यह मैहर ज़िले से इसका उद्गम होता है और यह आगे चलकर इसकी सहायक नदी है बीहड़। बीहड़ इसमें आकर सम्मिलित हो जाती है और इस बीहड़ नदी में पवई नामक जलप्रपात स्थित है। उसके आगे जब यह टोंस नदी आगे बढ़ती है तो आगे चलकर यह फिर महाना नदी इसमें फिर सम्मिलित हो जाती है, इसकी सहायक नदी है। महाना नदी पर केवटी जलप्रपात है जो रीवा में स्थित है और फिर आगे चलकर यह जहाँ पर मिलती है वहाँ पर पूर्व नामक जलप्रपात बनाती है और आगे चलकर यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है और आगे प्रवाहित होती है। तो हमने देखा जो टोंस नदी है उस पर पूर्व जलप्रपात है। जो बीहड़ नदी इसकी सहायक नदी है दाहिने तट से जो मिलती है उस पर चचाई जलप्रपात है। महाना नदी है, यह भी दाहिने तट की नदी है, इस पर केवटी जलप्रपात है। और सेलर नदी जो है उस पर बहुटी नामक जलप्रपात है। यह तीनों जो जलप्रपात है चचाई, केवटी और बहुटी मुख्य रूप से प्रसिद्ध जलप्रपात है मध्य प्रदेश के। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। यदि हम बात करते हैं नोट में तो मऊगंज जिला जो पोर्टल है उसकी दी गई जानकारी के अनुसार जो सेलर नदी है वह किसकी नदी सहायक नदी मानी गई है? बीहड़ की। बीहड़ की सहायक नदी बताया गया है। परंतु अन्य जो पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत सेलर नदी को बेलन की सहायक नदी बताया गया है। तो हम मान के चलते हैं कि यह बीहड़ की सहायक नदी है। कौन सी? तो जो नदी है सेलर। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं केन नदी को। तो केन नदी का जो उद्गम है कैमूर की पहाड़ी जो कटनी जिला में पड़ती है, कटनी जिला से इसका उद्गम होता है। यह कटनी ज़िले में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी धारा के रूप में आगे बढ़ती है और यह पन्ना ज़िले में जब प्रवेश करती है तो यह मुख्य रूप से अपना वृहद आकार ले लेती है। आगे यह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती है और फिर यह बांदा ज़िले में बहती हुई यमुना नदी में यह मिल जाती है। बांदा ज़िले में, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में यह यमुना नदी में मिल जाती है। यदि हम बात करते हैं अन्य पुस्तकों के बारे में तो केन नदी का जो उद्गम बताया गया है भांडेर पर्वत से बताया गया है अन्य पुस्तकों में, परंतु तथ्यबाण की बुक में इसे केन नदी को कटनी जिला कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम बताया गया है जो ऑथेंटिक है। यदि हम महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं इसकी तो इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों 427 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की अगर से बात करते हैं तो उर्मिल, श्यामरी, बने तथा सोनार नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। यदि हम प्राचीन मान्यताओं की अगर से बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में या साहित्य में इसे शक्तिमती नाम दिया गया था। केन को शक्तिमती नाम के से भी जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं और आगे चल के
केन का जो अन्य प्राचीन नाम है वह द्रोणावती या कर्णवती इस नाम से भी जाना जाता। तो केन का अन्य नाम क्या हो गया? शक्तिमती, द्रोणावती और कर्णवती। इसके हम जलप्रपात की बात करते हैं तो इस पर रनेह जलप्रपात, एक प्राकृतिक जलप्रपात है रनेह। रनेह जलप्रपात खजुराहो के पास में यह बनाती है। कौन सी नदी? केन नदी। यदि हम इसके रनेह झरने की अगर से हम बात करते हैं तो कई अन्य पुस्तकों में इसे बताया गया है रनेह जो झरना है वह केन और खद्दर नदी द्वारा बनाया जाता है, अर्थात केन की सहायक नदी खद्दर जब इनका संगम होता है वहाँ पर बनाया जाता है, परंतु यह सही नहीं है। मुख्य रूप से सही क्या है कि केन नदी द्वारा ही निर्माण किया जाता है रनेह जलप्रपात का, यह हमको याद रखना। यदि हम परीक्षा की बिंदु से दृष्टि डालते हैं तो केन नदी जो है मछली की आकृति का बेसिन बनाती है, यह महत्वपूर्ण है। कभी पूछा जाएगा कि भाई केन नदी के द्वारा बेसिन किस प्रकार का बनाया जाता है, तो मछली के आकार का। और यहाँ पर केन नदी में प्रसिद्ध घड़ियाल है अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य जो केन नदी पर है और खद्दार नदी के संगम पर बना हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम देखते हैं सोन नदी को। तो सोन नदी का उद्गम अगर से हम बात करते हैं तो यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक से इसका उद्गम है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से इसका उद्गम माना जाता है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है उसके थोड़े से ही पास में सोनकुंड है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। और यह उत्तर की तरफ, प्रारंभ में यह उत्तर की तरफ बहती हुई आगे बढ़ती है और बाद में फिर यह उत्तर पूर्व की तरफ अपनी दिशा बदलकर बहने लगती है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में, फिर झारखंड में प्रवेश करने के बाद यह बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है और पटना के समीप यह गंगा नदी में समाहित हो जाती है। गंगा नदी में समाहित हो जाती है कहाँ पर? पटना के पास। अन्य पुस्तकों में सिर्फ इसे बहने का या इसके मार्ग का जिक्र किया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में, परंतु तथ्यबाण के द्वारा बताया गया है कि यह नदी उद्गम इसका अमरकंटक में है। जब यह निकलती है तो आगे यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद में यह झारखंड में और फिर बिहार में पटना के पास इसका गंगा नदी में संगम हो जाता है। तो यह 4 राज्यों से मिलकर गुजरती है। इसकी अगर से लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर बताई गई है और इसका अपवाह तंत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ है जोहिला, हिंदन, गोपद और बनास। आगे हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी की अगर से हम बात करते हैं तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से, जहाँ पर सतपुड़ा की श्रेणी पाई जाती है, वहाँ से निकलते हुई नर्मदा की भांति यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा के समांतर। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है, वैसे ही जो ताप्ती नदी है वह सतपुड़ा नदी और अजंता की पहाड़ी जो महाराष्ट्र में पाई जाती है उसके मध्य में बहती है। यह जो क्वेश्चन है ताप्ती नदी के उद्गम के बारे में MPPSC AE 2020 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम बात करते हैं, यह जो ताप्ती नदी है यह मुख्य रूप से सतपुड़ा श्रेणी में जब बहती है तो यह कंदराओं का निर्माण करती है। कंदरा अर्थात खाई, गड्ढों का निर्माण करती है और आगे चलकर यह फिर भैंसादेही की सीमा पर दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है और बुरहानपुर के मध्य से होकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। भैंसादेही कहाँ पड़ता है? बुरहानपुर के पास में, वहाँ से यह महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। उसके बाद में यह खानदेश और पूर्वी विदर्भ में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है और गुजरात में जब प्रवेश करती है तो यह सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जिस प्रकार से नर्मदा नदी गिरती है या नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुखों का निर्माण करती है। आगे हम बात करते हैं इसके रोड मैप की। तो देखिए यह निकलती है बैतूल के पास मुल्ताई से और मुख्य रूप से जब बहती है यह, तो यह बुरहानपुर शहर इसके ऊपर बसा हुआ है और आगे चलती है। तो एक शहर और है सूरत गुजरात का, यह दोनों शहर इस नदी के तट पर बसे हुए हैं। बुरहानपुर के पास से यह
मध्य प्रदेश की सीमा इसकी समाप्त हो जाती है और उसके बाद में यह फिर महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। और उसी प्रकार से फिर इस प्रकार से देख रहे हैं हम यहाँ कि इस स्थान से आगे जब बहती है तो गुजरात नामक राज्य में पहुँच जाती है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। यह 3 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से अगर से इसके तथ्यों की अगर से हम बात करते तो इसका जो उद्गम स्थल है मुल्ताई, जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया है, और खंबात की खाड़ी में जाकर यह विलीन हो जाती है। इस पर जो बनने वाली परियोजना है वह मुख्य रूप से उकाई परियोजना जो गुजरात राज्य में पड़ता है। उकाई परियोजना मुख्य रूप से यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं इसके लंबाई की। तो इसकी कुल जो लंबाई है वह 724 किलोमीटर है। यह प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश पीएससी में 2023 में कि ताप्ती नदी की लंबाई कुल कितनी है। यदि हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो 65,145 किलोमीटर है। इसके अन्य नाम की अगर से हम बात करते हैं तो इसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। सूर्यसुता या सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, गिरना, गोमई, बोरी, अमरावती और अरुणावती है। ये जो बोरी जो सहायक नदी है, बोरी जो अभ्यारण्य पड़ता है वहाँ से यह निकलती। अमरावती महाराष्ट्र और अरुणावती भी महाराष्ट्र से आकर इसमें मिलती है। मुख्य रूप से इस पर उकाई परियोजना है जो गुजरात राज्य में है। इसके तट पर बसे हुए शहर की बात करते हैं तो बुरहानपुर और सूरत है। आगे हम बात करते हैं वैनगंगा के बारे में। तो वैनगंगा जो नदी है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है, खास करके परसवाड़ा के पठार से, और यह आगे चलती जाती है सिवनी जिले से। यह फिर बालाघाट जिले में प्रवेश करती है और बालाघाट जिले में प्रवेश करने के बाद यह फिर महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है और महाराष्ट्र में चंद्रपुर में, फिर उसके बाद में भंडारा में होते हुए यह आगे निकल जाती है और गोदावरी नदी में यह मिल जाती है। तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है, परंतु वैनगंगा नदी की भी सहायक नदियाँ है। इनके बारे में हम देखते हैं। वैनगंगा के उद्गम की बात करते हैं तो यह सिवनी जिले से इसका उद्गम होता है, खास करके परसवाड़ा के पठार से, और यह दक्षिण की तरफ बहती हुई आगे बढ़ती है और यह दक्षिण की तरफ बालाघाट में प्रवेश करती है। MPPSC 2024 में पूछा गया सवाल है कि यह दक्षिण की तरफ बहते हुए बालाघाट में प्रवेश करती है। और पूछा गया है कि बालाघाट जिले में यह इसकी जो चौड़ाई है मुख्य रूप से वह लगभग 800 फुट मानी गई है। यह पूछा गया है 2021 के MPPSC पेपर में। जब यह बालाघाट से आगे जब चलती है तो यह महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में यह चंद्रपुर के पास वर्धा नदी इसमें मिल जाती है और वर्धा नदी और जब वैनगंगा नदी एक दूसरे से आपस में मिलती है तो इस संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और जब यह आगे बढ़ती है वैनगंगा के नाम से तो यह अंतिम में गोदावरी नदी में समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वैनगंगा नदी अपने मार्ग में आगे बढ़ती है। आगे हम बात करते हैं तो वैनगंगा की कुल लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 569 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यदि हम इसकी परियोजना की बात करते हैं तो मुख्य रूप से बना हुआ संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध जो सिवनी जिले में प्रसिद्ध है। यदि हम बात करते हैं वैनगंगा की अन्य नामों की बात करते हैं तो इसे बेबा, वेया या विधि नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में यह पहली नदी थी जिस पर नहरों का निर्माण किया गया था। मुख्य रूप से यदि वैनगंगा पर बसे शहरों की बात करते हैं तो बालाघाट जो शहर है वह वैनगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे हम बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी धार जिले के सरदारपुर नामक स्थान से निकलती है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भिंडा नामक ग्राम पर, कौन सा ग्राम, भिंडा ग्राम से यह निकलती है और यह फिर
उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। प्रश्न पूछा गया है 2023 में MPPSC में कि जो माही नदी है वह किस श्रेणी से उद्गम होता है, तो विंध्याचल श्रेणी से उद्गम होता है इसका। एकमात्र ऐसी विश्व की एकमात्र नदी है यह जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है या 2 बार काटती है। फिर यह राजस्थान में प्रवेश करने के बाद आगे दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और गुजरात में प्रवेश करती है और इस प्रकार यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यदि हम इस पर परियोजना की बात करें तो जमुना लाल बजाज परियोजना जो राजस्थान में है, मुख्य रूप से यह फेमस परियोजना है। और इस पर बांध की अगर से बात करें तो बांध पड़ता है कड़ाना बांध। कड़ाना बांध इस नदी पर है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करते हैं दोस्तों तो चाप, पनाम, अनास और शोम इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे हम बात करते हैं इसके रोड मैप की। तो देखिए मध्य प्रदेश के भिंडा ग्राम जो धार जिले में पड़ता है वहाँ से निकलती हुई यह पहले राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद में फिर यह गुजरात में प्रवेश कर जाती है इस तरीके से। और यहाँ से जब कर्क रेखा निकलती है तो इस तरह से कर्क रेखा अपना स्थान बनाती है। तो 2 बार यह जो नदी है 2 बार कर्क रेखा को विभाजित करती है। हमने देख ही लिया है कि मध्य प्रदेश PSC में 2023 में इसको पूछा गया था कि यह किस श्रेणी से निकलती, तो विंध्याचल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रायद्वीपीय भारत में बहती है और वायु पुराण के अनुसार इसे पृथ्वी की बेटी कहा गया है जिसका नाम है माही या महती। इस प्रकार से हमने देखा और समझने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से नदियों का प्रवाह होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक और चैनल पर बने रहने के लिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन क्लासरूम का मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।